हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम धरती का ऐसा भाग जहां हड्डी जमा देने वाली ठंड होती है और यहां का टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतना ठंड में तो इंसान 1 से 2 सेकंड्स तक ही सरवाइव कर सकता है। वो जगह कोई और नहीं है, अंटार्कटिका है। 1821 फर्स्ट मैन जो कि डिस्कवर किए अंटार्कटिका को, उनका नाम था जॉन डेविस, अमेरिकन सीलर और कैप्टन थे शिप सिसिलिया के। उन्होंने ये बात अपने लॉग बुक में लिखी कि मैंने जमीन के एक बड़े हिस्से पर अपने बोट को भेजा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये था क्या। लेकिन जब 1895 में कास्टन बॉर्च ग्रिविंक जब इन्होंने अंटार्कटिका को देखा और वापस लंदन आए, तो उन्होंने 6th इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कांग्रेस में अंटार्कटिका के बारे में अनाउंस किया और उन्होंने अंटार्कटिका पर एक बुक भी लिखा जिसका टाइटल था द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। अब अंटार्कटिका की डिस्कवरी हो चुकी थी। पहले जो मैप में अंटार्कटिका नहीं हुआ करता था, अब वो साउथ पोल के पास दिखाई जाने लगा। इसके आसपास कई कंट्री हैं, जैसे कि चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है। पर कोई कंट्री इस जगह को ओन नहीं करता। इन शॉर्ट, ये लैंड कोई भी नेशन के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आता है। अंटार्कटिका का कंट्रोल अंटार्कटिक ट्रीटी, जिस पर 57 नेशंस ने साइन किया है, उसके अंडर होता है। नो मिलिट्री नेशन रिसर्च को आपस में शेयर करते हैं और साथ मिलकर रिसर्च करते हैं। अंटार्कटिका अर्थ के लिए एक लार्ज मिरर जैसा काम करता है, जो कि सन के 80% से 90% हीट को स्पेस में रिटर्न कर देता है। अगर ऐसा ना हो तो ओशन सारा हीट एब्जॉर्ब करके ग्लोब को बहुत ही जल्द वार्म कर देता है। बस इतना ही नहीं, ये ओशन करंट्स अर्थ के विंड को कंट्रोल करता है और पूरे अर्थ का 70% फ्रेश वाटर स्टोर करता है। अंटार्कटिका का बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इसके लैंड पे बहुत ही कम नंबर में टेरेस्ट्रियल लाइफ होता है, क्योंकि इसका 98% लैंड आइस से कवर्ड होता है। मरीन लाइफ इसका कंप्लीटली उल्टा होता है, क्योंकि अंटार्कटिका बहुत डाइवर्स होता है मरीन लाइफ में। कुछ यहाँ के बहुत फेमस एंड इंटरेस्टिंग क्रीचर हैं, जैसे कि पेंगुइन्स, सील्स और वैराइटीज ऑफ व्हेल्स मिलते हैं। साइंटिस्ट इसे टाइम मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इस लैंड के आइस में बहुत है ओल्ड टाइनी क्रीचर्स फ्रोजन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें यूनिक बायोमॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कुछ टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि इतने इंटेंस कोल्ड में भी फ्रीज नहीं होते हैं। कुछ ओल्ड फॉसिल मिलते हैं जो कि अर्थ के हिस्ट्री को और ज्यादा एक्सप्लेन करती है। स्पेस साइंटिस्ट यूज करते हैं इस लैंड को अपना रोवर को चेक और इंप्रूव कराने के लिए। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट इस अंटार्कटिका के हेल्प से वेदर भी प्रिडिक्ट करते हैं। अंटार्कटिका एक कंजर्व लैंड है, फिर भी हम ह्यूमन इसे कई तरह से डैमेज कर रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल पोल्यूशन, डायरेक्ट एक्टिविटी और इल्लीगल हार्वेस्टिंग। इनविजिबल डैमेज जो कि हमें दिखते तो नहीं, पर एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। एटमॉस्फेयर में मौजूद पोल्यूशन अगर अंटार्कटिका में एंटर होते हैं तो इसके कोल्ड एनवायरनमेंट के कारण वो वहीं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक फ्रीज होकर रहेगा। इसी को अंटार्कटिका का कोल्ड ट्रैप कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आइसबर्ग कई बिलियन ईयर्स से थे, वो भी अब मेल्ट होने लगे हैं। अब इस मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग का इफेक्ट वहाँ के एनिमल्स पे भी होगा। अगर आइसबर्ग इसी ही रेट से मेल्ट हुआ तो एनिमल्स जैसे कि एम्परर पेंगुइन्स, इनका हैबिटेट पर डिस्टर्ब हो जाएगा। पोल्यूटेंट के कारण ओशन भी अब एसिडिक होने लगा है। इसका कारण ये है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सदर्न ओशन में एब्जॉर्ब होकर टाइनी स्नेल के जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने शेल डिसॉल्व करने लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही शेल मेन फूड सोर्स है वहाँ के फिश और बर्ड के लिए। साइंटिस्ट्स को हाल ही में वहाँ के स्नो से माइक्रोप्लास्टिक्स और फॉरएवर केमिकल जैसे कि PFAS केमिकल मिले हैं, जो कि टॉक्सिन है वहाँ के एनिमल के लिए। ह्यूमन का डायरेक्ट एक्टिविटी इफेक्ट भी दिखता है। वहाँ हाई ट्रैफिक ऑफ टूरिस्ट समर की समय ही होता है और यही समय पेंगुइन्स के ब्रीडिंग का भी होता है। इतना ज़्यादा बोट्स और ह्यूमन का जब आना जाना लगा रहता है तो कई पेंगुइन्स अपना नेस्ट और ब्रीडिंग बिहेवियर भी चेंज कर देते हैं। कुछ लोग अपने टूर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्पोर्ट एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे कि हाइकिंग। पर वहाँ का लैंड बहुत लूज होने के कारण ये इरोजन का केस स्टार्ट होने लगता है और ये इरोजन रिकवर करने के लिए नेचर को डेकेड लग जाते हैं। अंटार्कटिका के सी में कमर्शियल पर्पस के लिए इल्लीगल हंटिंग भी की जाती है, जो कि वहाँ के फूड वेब तक को डिस्टर्ब कर सकता है। और वहाँ के ह्यूमन के द्वारा किए गए नॉइस पोल्यूशन के कारण आइस ब्रेक और वेल सील्स का सोनार कम्युनिकेशन डिसरप्ट होता है। अब ये सवाल आता है कि हमें अंटार्कटिका को क्यों बचाना चाहिए।
अगर मैं ये कहूँ अंटार्कटिका को बचाने का मतलब ये नहीं है कि बस कुछ पेंगुइन्स को या फिश को बचाने की बात है। ये हमें खुद को बचाने की बात ज्यादा है। अंटार्कटिका अर्थ के लिए एक थर्मोस्टैट या कहें इंजन की तरह काम करता है। कभी ये डिस्ट्रॉय होता है तो हमारा प्रेजेंस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अंटार्कटिका के पास कोई अपना कल्चर और ट्रेडिशन नहीं है क्योंकि वहां कोई ह्यूमन नहीं रहता। ह्यूमंस के लिए ये एक ब्लैंक कैनवास है इमेजिनेशन के लिए। ग्रीक्स ये माना करते थे कि जो सदर्न लैंड का बड़ा सा मास नॉर्थ को बैलेंस करने के लिए है, जबकि अभी के मॉडर्न एरा में कई थ्योरी हैं जो कि कहती हैं कि अंटार्कटिका में कोई लॉस्ट अटलांटिस की सिविलाइजेशन हिडन है, कोई सीक्रेट नाजी बेस, तो कुछ कहते हैं कि यहाँ कोई एलियन एक्टिविटी होती है। अगर आपको और जानना है अंटार्कटिका के बारे में तो ये नॉन फिक्शन स्टोरी एंड्योरेंस, द वर्स्ट जर्नी इन द वर्ल्ड और फिक्शन स्टोरी एट द माउंटेन ऑफ मैडनेस, पोएम वगैरह भी पढ़ सकते हैं जो कि है द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीन। हमारे वर्ल्ड के यंग पॉपुलेशन को लाइफ में एक बार अंटार्कटिका जरूर विजिट करना चाहिए, तभी वो जानेंगे ये अंटार्कटिका का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। दिस इज अंटार्कटिका चैप्टर 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।